Hello everyone and welcome back to my channel The Legal Lens. And friends, today we will be starting with the Hindu Succession Act 1956. So friends, first of all let us understand the basic purpose of studying Hindu Succession Act. तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जब भी हमारे हिंदू समाज में किसी भी फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर या मदर या ग्रैंड मदर की डेथ होती है तो उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। तो उस सिचुएशन में जहां पे उन्होंने विल नहीं कर रखी, तो उस सिचुएशन में कौन उस प्रॉपर्टी का असली हकदार होगा, उसी से हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 डील करता है। सो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए मैंने हिंदू सक्सेशन एक्ट को 3 भागों में बांटा है। पहला है एंशिएंट इंडिया, दैट इज प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। उसके दूसरा पॉइंट है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जहां पे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आया और 2005 अमेंडमेंट इन हिंदू सक्सेशन एक्ट। सो फ्रेंड्स, जो मेन रीजन है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को 3 भागों में डिवाइड करने का, उसका मेन रीजन यही है कि जो हिंदू सोसाइटी है, जैसा कि हमने पहले भी क्लासेस में देखा था, एक बहुत ही यूनिक और डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ है। इसी के अंदर जो फैमिली है वो एक इंपॉर्टेंट और सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है। तो जो एंशिएंट इंडिया या प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के जो भी लॉज थे, जो सक्सेशन को बेसिकली इंटी स्टेट सक्सेशन को गवर्न करते थे, उन्हीं को कोडिफाई किया गया हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 पे, जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मोल्ड किया। उसके बाद और भी इसमें चेंजेस लाए गए, जैसे कि फीमेल को हमने और ज्यादा राइट्स दिए गए, और जिसको हम अभी आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। So friends, now let us begin with sources of Hindu law of succession in ancient India, pre-independent India. जैसा कि हमने पहले की क्लासेस में भी डिस्कस किया था, जो सबसे पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है वो हमारे हिंदू लॉ में दी गई है श्रुतिज और स्मृतिज को। श्रुतिज में आते हैं हमारे सारे वेद, जो कि है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और स्मृतिज में इस कॉन्टेक्स्ट में, हिंदू सक्सेशन एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, हमारे लिए 2 स्मृतिज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुस्मृति और यज्ञवल्क्य स्मृति। उसके बाद जो तीसरा सोर्स है दैट इज कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। और नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पढ़ने के लिए, दैट इज कमेंट्रीज। कमेंट्रीज बेसिकली जो उस टाइम के जूरिस्ट थे, उन्होंने कैसे स्मृतिज और श्रुतिज को इंटरप्रेट करा उस टाइम के नीड्स के लिए और उस टाइम के लॉज बनाने के लिए। तो उसी को हमने डिवाइड करा है मिताक्षरा सिस्टम में और दयाभागा सिस्टम में। मिताक्षरा सिस्टम बेसिकली ऐसा स्कूल ऑफ लॉ है जो प्रिवेल करता था मिथिला, द्रविड़ा, बनारस और महाराष्ट्र में। वहीं पे दयाभागा सिस्टम जो था वो प्रिवेल करता था बंगाल में। हेलो फ्रेंड्स, एंड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मिताक्षरा सिस्टम। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज बेस्ड ऑन प्रोपेंक्विटी। प्रोपेंक्विटी का बेसिकली मतलब होता है क्लोजनेस इन ब्लड रिलेशंस। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे एक फादर है, उस फादर के एक सन है, उस सन का एक और सन है, और उस सन का एक और सन है। तो अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में अगर समझे, फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूं, ये मेरे फादर है, ये मेरे ग्रैंडफादर है और ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर है। अब इन सब का एक ब्लड रिलेशन है। सो दैट इज इट इज बेस्ड अपॉन द मिताक्षरा स्कूल इज बेस्ड अपॉन प्रोपेंक्विटी। अब दूसरा पॉइंट है जॉइंटनेस ऑफ इंटरेस्ट। जॉइंटनेस ऑफ इंटरेस्ट का बेसिकली मतलब होता है कि जो फादर है, जो ये फादर है, ये सन है, ये सन है और ये सन के सन का सन है, ऑल ऑफ देम हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेसिकली इन सबका एक प्रॉपर्टी में इन सबका हिस्सा है। नाउ थर्ड इज कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ पोजेशन। जब हम कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट और यूनिटी ऑफ पोजेशन को समझते हैं तो बेसिकली हम समझते हैं कि जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी होती है, ये एक अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली है जिसके अंदर अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। तो सब इकट्ठे रह रहे हैं और इन सबका इस प्रॉपर्टी में एक साथ इंटरेस्ट है, बट अभी तक उनके जो शेयर्स है वह सर्टेन नहीं हुए हैं। जब जिस पॉइंट पे पार्टीशन होगा उस टाइम पे सर्टेन होगा कि किसका कितना शेयर है, उससे पहले किसी का शेयर अभी तक सर्टेन नहीं हुआ है। इसीलिए देयर इज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ पोजेशन। चौथा पॉइंट है डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वाइवरशिप अप्लाइज। बेसिकली जो डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वाइवरशिप होता है
वो ये कहता है कि अगर सपोज कीजिए फादर की डेथ हो जाती है यहाँ पे, तो फादर की डेथ पे उसके बाद उनका जो बेटा है, बेटे का बेटा है और बेटे का बेटे का बेटा है, उन सब का एक साथ इस प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा। So friends, now let us start with Daya Bhaga School. It is based on religious efficacy. इसका पहला पॉइंट है, जिसका मतलब है कि सपोज कीजिए एक फादर है, उनके सन है, सन के सन है और सन के सन के सन है। अब जो ये फादर है, इनको इनका जो बेटा है उसने बहुत रिलीजियस बेनिफिट दिया है, बट इनका जो ग्रैंड सन है उसने अपने दादा को ज्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट दिया है। तो उस सिचुएशन में जो ये दादा है वो अपने पोते को अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू हिज सन। दिस इज कॉल्ड एज रिलीजियस एफिकेसी। इसका दूसरा पॉइंट है, सन डज नॉट हैव अ राइट इन फादर्स प्रॉपर्टी अंटिल हिज डेथ। जैसा कि हमने मिताक्षरा स्कूल में देखा था कि जो फादर और सन है वो दोनों का एक प्रॉपर्टी में इक्वल हिस्सा है, बट दया बागा स्कूल में ऐसा नहीं है। जब तक फादर अलाइव है तब तक जो सन है ही कैन नॉट आस्क फॉर पार्टीशन फ्रॉम हिज फादर, चाहे फिर वो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो। तीसरा पॉइंट है एसर्टेन शेयर इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। जैसा कि हमने पहले मिताक्षरा स्कूल में देखा था, वहां पे कोई एसर्टेन शेयर नहीं होता था टिल द टाइम देयर इज अ पार्टीशन इन द प्रॉपर्टी, बट दया बागा स्कूल में एक एसर्टेन शेयर होता है और जो शेयर होता है वो फ्लक्चुएट नहीं करता है। अब जो सबसे पेक्यूलियर पॉइंट है हमारे दया बागा स्कूल का, उसमें यह है कि विडो हैज अ राइट टू सक्सीड इन केस ऑफ को पार्टनर डाइंग इशूलेस। अब सपोज कीजिए ये जो एफ है, अगर ये इसकी डेथ हो जाती और इसका कोई सन नहीं होता, तो इस केस के अंदर जो विडो थी उसके पास उसका शेयर चला जाता, एफ का शेयर चला जाता, और उसके पास ये हक था कि वो दूसरे शेयर होल्डर से अपना पार्टीशन मांग सके। फ्रेंड्स, आई होप आपको मिताक्षरा एंड दया बागा सिस्टम में डिफरेंस समझ आया हो, और नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या हिंदू जॉइंट फैमिली जिसे हम कहते हैं, उसका क्या मतलब होता है और उसके क्या अलग अलग लॉज होते हैं। थैंक यू।